जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं CFTV यानी कि चाणक्य फोरम टेलीविजन। आज हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान हैं, जनरल KGS ढिल्लन, जिन्होंने 15 कोर कमांड करा था। 15 कोर वो कोर है इंडियन आर्मी का जो पूरी कश्मीर घाटी देखता है। उसमें काउंटर टेरर ऑपरेशंस भी हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, और शायद मैं गलत नहीं हूं अगर मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा एक्टिव कोर है इंडियन आर्मी का। उसके बाद वो DIA भी रहे और हेड करा उन्होंने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। 31 जनवरी 2022 को जनरल साहब रिटायर हुए। हम उनके घर पे बैठे हैं और अब हम बात करेंगे जनरल साहब से, जानने की कोशिश करेंगे उनका पूरा ये तकरीबन 40 साल का सफर कैसा रहा। थैंक यू गौरव, एंड इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म टुडे। और आज जैसे कि आपने बोला, मेरे फादर साहब एक सिविल इंजीनियर हैं और 50s में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करके फिर CPWD ज्वाइन की और उसके 2-3 साल बाद में वो एक फॉरेन डेपुटेशन पे चले गए और मैं अपने नानी जी के पास पंजाब में पढ़ाई शुरू की और कई जगह पे अलग अलग शहरों में शिफ्ट किए। और उसके बाद में जब मैं अपनी 11th क्लास में था तो मेरे एक क्लास फेलो थे हर्ष जंग बहादुर। वो एक फ़ौजी परिवार से आते थे, मैं एक सिविलियन परिवार का हूँ, मेरे उससे पहले कोई भी फ़ौज में नहीं था। तो हर्ष ने पूरी क्लास के NDA के फॉर्म भरवाए क्योंकि उनके 4 भाई बड़े एक्स-NDA थे और वो 5वें वो थे, वो भी जाना चाहते थे फ़ौज में। तो उन दिनों में ऑनलाइन वगैरह कुछ होता नहीं था, तो उन्होंने भर्ती दफ्तर से जा कर के पूरी क्लास के लिए फॉर्म लेकर आए और पूरी क्लास के फॉर्म उन्होंने खुद भरे। और उसके बाद में फिर हम दूसरे शहर में एग्ज़ाम देने गए क्योंकि हमारे शहर में सेंटर नहीं था। और वहाँ से फिर अनफॉर्चुनेटली हर्ष का तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं आई कुड क्लियर इट। उसके बाद में फिर SSB, मेडिकल एंड मेरिट। सो फाइनली 4 जनवरी 1980 को मैंने NDA ज्वाइन किया और उसके बाद का 3 साल का NDA का सफ़र, 1 साल IM में, और उसके बाद में फिर जब कमीशन हुए दिसंबर 1983 में 4th बटालियन द राजपुताना राइफल्स 4 राजरिफ। सो ये मेरी NDA ज्वाइन करने की या आर्मी ज्वाइन करने की एक छोटी सी कहानी है। सर, आप कमीशन होके पहुंच जाते हैं 4 राजरिफ। अच्छा, आप योर ex-NDA सर, तो बट दैट टाइम से उस समय तो 11th क्लास के बाद ही लोग NDA जाते थे। आजकल 12 में जाने लगे, उसके पहले 11th में जाते थे। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था सर, जैसे ही आप 4 राजरिफ पहुंचे, एक नया परिवार आपको मिला? क्योंकि मुझे याद है सर, व्हेन आई वाज कमीशन, उस जमाने में भी सर COs जो होते थे, कंपनी कमांडर तक जो होते थे, वो बड़े खुर्राट होते थे सर। नाउअडेज दे बिकम डोसाइल तो नहीं बोलूंगा सर मैं, लेकिन आई थिंक दे बिकम स्लाइटली नाइसर इफ आई मे पुट इट दैट वे। हमारे टाइम पे तो इवन कंपनी कमांडर्स बड़े खुर्राट होते थे सर। आपको कैसा लगा 4 राजरिफ में? जब मैं दिसंबर 1983 में कमीशन हुआ और थोड़ी छुट्टी के बाद में जब पल्टन ज्वाइन की, पल्टन ईस्ट सिक्किम में थी, हाई एल्टीट्यूड में, वाटरशेड के ऊपर थी, तो करीब 17,000 फुट की ऊंचाई थी। और जनवरी के महीने में ज्वाइन किया तो बर्फ़ भी खूब थी। तो इससे पहले कि मैं आपको और अपनी पल्टन के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 4 राजरिफ 1820 की रेज्ड है, 200 साल से ज़्यादा पुरानी पल्टन है और कभी भी डिसबैंड नहीं हुई। और पहले दिन जिस दिन हम गए तो अगले दिन सुबह PT के लिए फॉल इन हुआ, बर्फ़ गिर रही थी। तो मैंने जो अपनी PT में देखा था, NDA में या IM में, कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, कैप्टन्स जो होते थे, जब भी कैडेट्स का PT फॉल इन होता था तो कैप्टन आके PT के पीछे खड़े हो जाते थे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे पहले ही दिन से एक ट्रेनिंग या एक जिसको कहते हैं चिजलिंग, जो आपको तराशना शुरू करती है फ़ौज, वो पहले दिन से शुरू होता है। तो मेरी नॉलेज में था कि कैप्टन साहब, जो अफसर जो भी आता है, वो आके PT में पीछे खड़ा होता है। तो PT फॉलन में गए, सेकंड लेफ्टिनेंट से, बर्फ़ गिर रही थी तो जाके सबसे पीछे खड़े हो गए। SM साहब ने, सुबेदार मेजर नंदराम साहब, कल ही मेरी उनसे बात हुई, उनकी पोतरी ने मुझे कल फ़ोन करके नंदराम साहब से बात करवाई। तो नंदराम साहब थे सुबेदार मेजर साहब, मैं जाके पीछे खड़ा हुआ, नंदराम साहब ने रिपोर्ट लिया, आगे एडजुटेंट साहब को रिपोर्ट दिया और PT मार्च हो गई। एडजुटेंट ने शायद मेरे को देखा नहीं सर। नंदराम साहब, सुबेदार मेजर साहब मेरे पास चल कर आए PT मार्च होने के बाद में और मेरे को आके बोले, साहब ऑफिसर हमेशा आगे। ये 3 लफ्ज़ उस दिन जनवरी 1984 में हिमालय की पहाड़ियों में बर्फ़ गिरते हुए जो सुबेदार मेजर नंदराम साहब ने बताए, वो मेरे पूरे 40 साल के सफ़र में एकदम दिमाग में बैठे रहे कि ऑफिसर हमेशा लीड करता है, ऑफिसर इंडियन आर्मी का कभी भी पीछे नहीं होता है। तो इस तरह से जो कोचिंग शुरू हुई, ब्रिगेडियर त्रिगुणेश मुखर्जी
अभी थोड़े दिन पहले हमारे साथ में लंच कर रहे थे, और जिस दिन मैं कलनौजा रेजिमेंट का मैंने चार्ज हैंड ओवर किया जनरल करियप्पा साहब को, जो भी फिर से 4 राजरीफ के हैं, तो ब्रिगेडियर मुखर्जी साहब वहाँ पर भी थे। जब उनके 2 सेकंड लेफ्टिनेंट, दोनों लेफ्टिनेंट जनरल, दोनों प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, मैं डिप्टी चीफ आईडीएस में था और DGDIA, और वो MGS साहब हैं, उनके सामने हम पैदा हुए इस फौज में, और उनके सामने कलनौजा रेजिमेंट का बैटन एक लेफ्टिनेंट जनरल दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल को दे रहा है। तो वो उस समय हमारे को ब्लेस करने के लिए उस जगह पर मौजूद थे। एक जो ब्रिगेडियर साहब जो उस टाइम पे CO थे, 40 साल के बाद में जब आते हैं तो उनके सामने जो बच्चे फौज में आए हैं वो 2 लेफ्टिनेंट जनरल है, और एक दूसरे को कलनौजा रेजिमेंट, या कलनौजा रेजिमेंट एक बड़ी ओहदा है, जहाँ एक बड़ी फादरली फिगर होता है रेजिमेंट में। तो एक 4 राजरीफ का सेकंड लेफ्टिनेंट दूसरे 4 राजरीफ के सेकंड लेफ्टिनेंट को जब बैटन हैंड ओवर करता है, तो CO को उस फादर की तरह फीलिंग आती होगी जिसके 2 बच्चे ज़िंदगी में बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंचे हैं। तो 4 राजरीफ में हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती थी। वहाँ पे NCOs और JCOs वो आपको सिखाते थे कि कैसे पलटन चलती है, कैसे कंपनी चलती है, कैसे प्लानिंग होती है, कैसे एग्जीक्यूशन होती है। हर छोटे खेल के मैदान में कट के मर जाएंगे, मतलब कि बॉल नहीं छोड़नी है। ये वही चीज़ बाद में लड़ाई में काम आती है। कि उस दिन राम सिंह साहब ने बोला था कि साहब आपके हाथ से बॉल चली कैसे गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो 4 राजरीफ ने बहुत कुछ सिखाया। सर, मुझे आपकी बातों से ध्यान आया कि 1994 व्हेन आई वाज कमीशन्ड इनटू 17 कुमाऊं सर, पलटन सूरतगढ़ में थी, और उस समय जो इंटर कंपनी गेम्स हुआ करते थे पलटन के अंदर सर, मैं अल्फा में था, डेल्टा के साथ हमारा मैच था, एंड आई वाज शॉक्ड। जब मैच शुरू हुआ सर तो मैं शॉक में था। मुझे ऐसा लगा कि ये मैच नहीं चल रहा, कोई गेम्स नहीं चल रहे, ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है सर। उन्होंने बस एक दूसरे को जान से नहीं मारा, उसके अलावा उन्होंने सब कुछ कर दिया। एंड दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। एंड देन आई रियलाइज सर कि इंटर ब्रिगेड, इंटर डिव जो गेम्स होते हैं सर इंडियन आर्मी में, देन थिंग्स बिकम स्लाइटली मोर पॉलिश्ड। असली में जो गेम्स होते हैं सर वो तो इंटर कंपनी होते हैं सर, पूरी मार धाड़। इन द सेंस व्हेन आई से मार धाड़, आई डोंट मीन फिजिकल वायलेंस, बट द पैशन विच दे प्ले सर, जो पैशन होता है वो अनपैरेलल्ड है सर। मैं GOC 15 कोर में आपके पास आया था, मैंने आपका इंटरव्यू लिया था सर, एंड दैट इंटरव्यू वेंट वायरल और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा। आज मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछूंगा सर, आपके नाम के पीछे राज क्या है? 6 feet 3 inches tall, एंड आपका ट्विटर ID इज टाइनी ढिल्लन। मैं अभी आ रहा था सर, मैंने 1-2 लोगों को बताया सर, सिविलियंस, आई सेड आई एम गोइंग टू इंटरव्यू जनरल KGS ढिल्लन। अच्छा, जनरल टाइनी ढिल्लन क्या जा रहे हो? सो ये एक बात हो गई सर, इट्स बिकम सो फेमस, सो पॉपुलर। इसके पीछे राज क्या है, स्टोरी क्या है इसके पीछे? देखो, 4 राजरीफ में एक ट्रेडिशन थी कि जो भी ऑफिसर कमीशन होके आता था, तो जो उसकी लुक है, जैसे वो दिखता है या जैसे उसका बिहेवियर है, उसके बरखलाफ उसका नाम रखा जाता था। जैसे मेरे से सीनियर एक ऑफिसर हैं कर्नल अनिल कुमार सूरी, वो बहुत ही मेटिकुलस हैं, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट इन एवरीथिंग, और उनका नाम रखा गया गुफी। और जैसे मैं 6 फुट 3 इंच का हूँ, तो मेरे से भी एक सीनियर अफसर हैं, वो भी 6 फुट 3 इंच के हैं, और जनरल करियप्पा साहब जिनकी मैंने अभी बात की, जो अभी कलनौजा रेजिमेंट हैं, वो भी 6 फुट 3 इंच के हैं। तो जो मेरे से सीनियर अफसर हैं जनरल घुरा, मोहनदीप सिंह घुरा, उनका नाम छोटी घुरा रखा गया। छोटी घुरा? हाँ, वो 6.25 फुट के हैं, मैं 6.25 फुट का, मेरा नाम टाइनी ढिल्लों, और जनरल करियप्पा का नाम रखा गया मिनी। तो इसी तरह से उस पलटन में 4 राजरीफ में, और उसके बाद में ये जो नाम है ये आपका परमानेंट नाम हो जाता है। जवानों को भी, ऑफिसर्स को भी, लेडीज़ को भी, आसपास की यूनिट्स को भी, सब टाइनी ढिल्लों ही जानते हैं। शायद कोई मेरे को KGS ढिल्लों के नाम से कम ही जानता होगा। और यही नाम हमारा कॉल साइन बनता है। जब भी रेडियो पे एक दूसरे से बात करते हैं तो टाइनी फॉर शॉर्टी और जैसे भी है, तो ये नाम हमेशा हमारे साथ रहता है। और आज की तारीख में भी जब भी कोई सीनियर ऑफिसर या जूनियर ऑफिसर मेरे को कॉल करता है, जब मैं उनसे बात करता हूँ, तो पहला लफ्ज़ होता है टाइनी, हाउ आर यू? सो इवन द लेडीज़ दे कॉल मी टाइनी। सर, कुछ 2-1 दिन पहले सर पाकिस्तान ने एज यूजुअल अपना कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया। इमरान खान साहब तो अपनी काबीना को लेकर सर इज सिटिंग इन चाइना सर, तो उन्होंने रिमोट कंट्रोल से ही कश्मीर सॉलिडारिटी डे बनाया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये लगातार हर साल पाकिस्तान करता है, और इसका कोई इम्पैक्ट होता भी है कश्मीर में? पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे डिप्लोमेसी क्या है पाकिस्तान की सोच क्या है, पाकिस्तान का पूरा इंटरनल पावर स्ट्रक्चर क्या है?
क्यों पाकिस्तान ऐसा करता है, ज़रा व्यूअर्स हमारे सुनना चाहेंगे सर आपसे। देखिए, कश्मीर और पाकिस्तान का कश्मीर में इंटरेस्ट जहाँ वो कई कुछ करता है, सॉलिडरिटी डे इज जस्ट वन ऑफ देम। वो इसलिए नहीं करता कि वो कश्मीरियों को प्यार करता है, वो इसलिए नहीं करता कि वो कश्मीरियों का हमदर्द है, वो इसलिए नहीं करता कि वो कश्मीरियों से कुछ उनको देना चाहता है। वो सिर्फ इसलिए करता है, इसका इफ़ यू डोंट माइंड मैं थोड़ा वक्त लेगा इसके बारे में बताऊँ। प्लीज सर, प्लीज, ऑल योर्स सर। पाकिस्तान की जो सिचुएशन आज की है पॉलिटिकली, हम सबको मालूम है कि वहाँ पे सियासत के हालात क्या हैं, डिप्लोमेसी उनकी किस हद पे फेलियर है, पूरे इंटरनेशनल फोरा में उनकी क्या स्टैंडिंग है, उनके पासपोर्ट की क्या स्टैंडिंग है, उनके जो लोग बाहर जाते हैं उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर उनके साथ में किस तरह की व्यवहार होता है, ये सब डिप्लोमेटिक जो हैं इश्यूज़। उनकी इकोनमी, उनके ऊपर डेट, उनके जो उनके लोन्स हैं, उसके बारे में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है। लेकिन उनकी मिलिट्री, किसी भी प्रोफेशनल मिलिट्री के लिए दो मेन काम होते हैं, एक तो अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करना और दूसरा मौका आने पे हमला करके दूसरे देश के ऊपर या दूसरे देश की भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर कब्जा करना। अभी उनका बॉर्डर तो इंडिया के साथ है जिससे उनकी दुश्मनी है, तो इंडिया ने आज तक इतिहास में किसी के ऊपर हमला नहीं किया। तो वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान जो इंडियन पाकिस्तान आर्मी का टास्क है उसके बारे में तो चलो छोड़ दो। और रह गई बात इंडिया पे हमला करके हमारी कुछ ज़मीन को कब्जा करने, तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक 1971 बांग्लादेश अभी बहुत ताज़ा ही है, सभी की याददाश्त में है जी। और पाकिस्तान आर्मी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान आर्मी के माइट के सामने एक क्षण भी खड़ी रह सके। तो अभी रह क्या गया उनके पास? रह गया अपने वहाँ बैठ के कभी शुक्रवार को आधे घंटे के लिए खड़े होना, कभी दोपहर को 11 बजे धूप में खड़े होना। ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि उनके पास में और कोई नहीं। कश्मीर के अंदर आप इतनी बार कश्मीर गए हो, मैं गया हूँ, मैं शाम को लाल चौक में घूमता हूँ, मैं शाम को डल लेक पे घूमता हूँ। कश्मीरी खुशहाल हैं, कश्मीरी आपस में खुश हैं, हर कोई अपना अपने बिजनेस में बिजी है। सुमो वाला सुमो चला रहा है, पौनी वाला पौनी चला रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल बढ़िया चल रहे हैं, कैश बढ़िया वितरित हो रहा है, स्कूल्स खुले हुए हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन कश्मीर। टूरिज्म, स्कीइंग, गुलमर्ग स्कीइंग रिजॉर्ट जो है, वर्ल्ड के माने माने लोग वहाँ पे आके स्कीइंग करते हैं सर। तो अभी पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए, अपनी पब्लिक को बरगलाने के लिए और कोई तरीका नहीं है। तो जब भी कुछ होता है उठा के कश्मीर के नाम से कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। इस बार तो मैंने लाइव शॉट्स देखे हैं श्रीनगर के अंदर, जब उनसे लोगों से पूछा गया कि कश्मीर सॉलिडरिटी डे मना रहा है पाकिस्तान, आपका क्या कहना है? कहते वो क्या होता है? तो पाकिस्तान फेल हो चुका है अपने हर लेवल के ऊपर, जो मैंने चारों चीज़ बताई है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेसी, मिलिटरली। तो अभी उनके पास कश्मीर कार्ड को हर बार उसी चीज़ का डंका बजाया जाना, चाहे कोई सुने चाहे कोई नहीं सुने। सर यू बिकेम वेरी फेमस सर, आप बड़े मशहूर हो गए जब आप कोर कमांडर 15 कोर थे, और वो एक पोजीशन है भी हाईली विजिबल सर। और मैं गलत नहीं हूं अगर मेरा ये मानना है कि आई थिंक और कोई कोर इंडियन आर्मी का इतना एक्टिव नहीं है जितना 15 कोर है सर। कोई ऐसा दिन नहीं है जब नेशनल न्यूज़ में सुर्खियों में नहीं रहता 15 कोर, वेदर इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर और प्रिंट मीडिया, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ होता रहता है सर 15 कोर में। कश्मीर वैली उसमें LCB है सर, CI ऑप्स, सिटी ऑप्स, ये सब हैं उसमें। सो दैट इज द नेचर ऑफ 15 कोर सर। पर उसके पहले भी आपके कई सारे टेन्योर्स कश्मीर वैली में रहे, बिकॉज यूं ही कोई GOC 15 कोर नहीं बन जाता सर। देयर हैज टू बी अ ह्यूज एंड हैवी हिस्ट्री सर। ये हिस्ट्री क्या है आपकी कश्मीर में, और ये प्यार क्या सर? आपने घर पे खाने पे बुलाया, उस दिन भी पूरा कश्मीरी खाना था। तो इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू ओनली सर्विंग इन कश्मीर। यू आर एन ऑनरेरी कश्मीरी सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे तो पता है, लेकिन हमारे व्यूअर्स को बताइए ना सर, क्या था ये कश्मीर का, कहाँ पोस्टिंग रही आपकी? देखिए, सबसे पहले 1988 में 1988 जब मैं एक यंग कैप्टन था, तब नॉर्थ कश्मीर में पंजगाम, न्यारी, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सर वहाँ पे मेरी पलटन गई, और मैं क्योंकि पलटन में था तो वहाँ पे। और 1989 में जैसे कि आपको मालूम है ये टेररिज्म का दौर शुरू हुआ। उस टाइम पे नॉर्थ कश्मीर में सिर्फ एक हमारा ही एक ब्रिगेड था जो नॉन कमिटेड था, क्योंकि हमारा एक रिजर्व फॉर्मेशन थी। बाकी सबकी सब जो आर्मी थी वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लगी हुई थी। तो जब ये 1989 में जब टेररिज्म शुरू हुआ तो हमारे ही ब्रिगेड को और मेरी पलटन को ये जिम्मेवारी मिली कि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस करने की। तो उस टाइम पे हमने नीचे ट्राल से लेकर के, बांदीपुरा से लेकर के, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी कुछ इंसिडेंट होता वहाँ ऑपरेशन करते थे।
तो 1988 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग आई जब मैं कैप्टन था, फिर 89 का दौर देखा, 90 में वहाँ पर थे। उसके बाद में एज अ मेजर फिर से नॉर्थ कश्मीर में कुपवाड़ा में लोलाब मैं राष्ट्रीय राइफल्स में मेजर के तौर पे गया। फिर एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल जब मैं सीओ बना तो गुलमर्ग सेक्टर में, और उसके बाद में एज अ सीओ ट्राल में मेरी पलटन थी। उसके बाद में एज अ ब्रिगेड कमांडर मैं राष्ट्रीय राइफल सेक्टर में फिर से हंडवारा में नॉर्थ कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रीय राइफल सेक्टर 7 सेक्टर कमांड किया, और वहीं से फिर कोर हेडक्वार्टर में बीजीएस ऑप्स की जिम्मेवारी संभाली, एंड उसके बाद में फाइनली फिर 15 कोर कमांडर 10 फरवरी 2019 को टेक ओवर किया। जैसे फौज में कहते हैं ना, तो फॉरएवर इन ऑपरेशन सर। यस, यू ओनली सीन ऑफ सर थ्रू आउट योर लाइफ। एंड अगर मैं छोटा सा एक एनेक्डोट आपको बताऊं, एनेक्डोट तो क्या, अभी थोड़े दिन पहले जिस दिन मैं रिटायर हुआ उस दिन मंडे था 31 जनवरी, और मंडे को जो यूनिफॉर्म ऑफ द डे है वो एसडी होती है, लेकिन मैंने उस दिन कॉम्बैट ड्रेस पहनी। तो जब मुझसे पूछा गया घर में ही कि आज तो कॉम्बैट ड्रेस का दिन नहीं है, वो तो शुक्रवार को पहनी जाती है, तो मेरा जवाब था सारी उम्र तो कॉम्बैट पहनी है, आज आखिरी दिन भी कॉम्बैट ही पहनूंगा। तो उस टाइम पे मेरे घर में ही फोटो खींची किसी ने जब मैं ड्रेस पहन रहा था, मैंने वो फोटो ट्वीट की। उस फोटो के ऊपर मोर देन 97,000 लाइक्स आए हैं। सो जो ड्रेस पूरे जिंदगी भर पहनी कॉम्बैट ड्रेस, वही ड्रेस मैंने अपने लास्ट डे पे पहनी। आपने ये भी तो बोला था सर कि आखिरी दिन मोहब्बत नहीं बदली जाती। यस, somebody said that आप नई वाली कॉम्बैट क्यों नहीं पहनते? मिस्टर भट्ट हैं, आई थिंक शायद वो कश्मीर से हैं, तो उन्होंने ट्वीट पे पूछा जी कि आपने आज नई वाली कॉम्बैट ड्रेस पहननी चाहिए थी जी। तो मैंने एक हल्के फुल्के अपने दिल में बात, मैंने कहा जनाब आखिरी दिन मोहब्बत नहीं बदली जाती। नहीं, तो वो भी जो ट्वीट है वो छोटा सा एक रिप्लाई था, वो भी काफी वायरल हुआ सर। मैंने भी देखा सर, आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आई सेड बहुत बढ़िया, भारी बात कह दी हल्के फुल्के अंदाज में सर। सर हम लोग बात करते हैं सर, जैसे 15 कोर की बात थी और भी बात है, चैलेंजेस क्या रहे सर आपके? क्योंकि आप जब गए वहां पे तो थोड़े समय के बाद पता लगा कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग वेरी मेजर, और फिर 370-35 से हट गया सर, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और आपकी बड़ी एक मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, कितने गाजी गए, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये पूरी चीज बताइए सर। देखिए, मैंने जब कोर कमांडर का चार्ज लिया 10 फरवरी 2019 को, और 14 फरवरी को अनफॉर्चुनेटली वो पुलवामा आईईडी ब्लास्ट हुआ सर, जिसमें हमारे 40 वीर जवान सीआरपीएफ के वीर गति को प्राप्त हुए सर। तो मेरे 4 दिन टेक ओवर करने के बाद में ये इंसिडेंट हुआ, और उस दिन हमने अपना पूरा सिनर्जी के साथ में पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, आईबी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, हम सब ने मिलकर के बोला कि इस मॉड्यूल को ख़त्म करना है। और जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल, जिसने ये कामरान उसका नाम था, जो जैश पाकिस्तानी टेररिस्ट था, उसका अलियास था गाजी, तो उनको हमने 100 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया। और उसके बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, उससे पहले बताना चाहता हूँ, ये गाजी जो है टेररिस्ट का एक बड़ा फेवरेट अलियास या कोड है। इससे पहले एक गाजी बाबा था, उसको ट्राल में मारा था, कई गाजी हमने लोलाब में मारे, और अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो मोहम्मद गजनी से लेकर पता नहीं कितने कितने आए, कौन गए कौन चले गए। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुझे सवाल पूछा गया कि सर वो गाजी जो था, जो कोडवर्ड था उसका कामरान का, गाजी मर गया क्या, तो उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी वाइंड अप हो रही थी, शायद लास्ट क्वेश्चन था या वैसे भी। तो मैंने बोला कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, परवाह नहीं, वी आर देयर, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होने देंगे। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज पता ही नहीं कितने गाजी मार दिए हमने इतने सालों से, कश्मीर में इतने टेनवर किए हैं, तो इट्स नथिंग न्यू। एक 1997-98 में भी था सर एक गाजी। यस, गाजी बाबा जिसमें बात कर रहा हूं। यस सर। तो ऐसे बहुत गाजी आए, बहुत गाजी गए। दैट टाइम वी वर इन जेएनके, समा यूनिट वाज देयर सर। सर ये आप बताइए ना सर कि जब 370-35 से हटा, और ये तो बात हो गई सर आपके, यू टुक ओवर चार्ज जीओसी 15 को सर, और उसके 3-4 दिन के बाद इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, आई शुड से सर, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, 40 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए सीआरपीएफ के लेथपुरा में सर। पर उसके बाद धीरे 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 सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज हुई, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हुए, कामरान को मारा और बाकी और लोगों को भी उनका सफाया करा सर, एंड एवरीबडी वाज सॉर्टेड आउट। 2 चीजें हैं विच टू अ कॉमन पर्सन सर स्टैंड आउट इन योर टेन्योर एज जीओसी 15 कोर सर। एक तो, और मैं चाहूंगा आप
2 मिनट जरा इस पे भी बात करें सर। एक तो ये है कि किस तरीके से आपने उस समय जब 370-35 से हटा, तो सब लोगों ने तो, पॉलिटिकल पार्टीज ने तो बोल दिया सर आग लग जाएगी, तिरंगा को उठाने वाला कोई नहीं होगा, और ये सब दुनिया भर की बातें। वो कैसे, वट एवर यू कैन टेल अस, बिकॉज इसमें कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं बता सकते सर, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन सर, वी रिस्पेक्ट दैट, बट जो आप बता सकते हैं तो वो बताइए सर। दूसरी चीज, एक आपकी बड़ी फेमस स्पीच थी सर, जो मदर्स ऑफ कश्मीर, या आपने डेटा दिया था कि इतने परसेंटेज जो आज पत्थर फेंकता है वो कल का टेररिस्ट है, उसका बहुत सॉलिड इंपैक्ट पड़ा था। और मुझे ऐसा लगता है सर कि आपका जो कम्युनिकेशन है, इस पर भी मैं अपनी राय देना चाहूंगा सर, कि जो कम्युनिकेशन है दैट रीचेस द स्पॉट सर, इट्स लाइक अ हीट सीकिंग मिसाइल। उसमें कोई ज्यादा जिसको लाग लपेट हम लोग कहते हैं, लाग लपेट नहीं होता, इट्स वेरी सिंपल टू द पॉइंट एंड इट हिट्स द बुल्स आई। तो इन दोनों चीजों के बारे में भी बताइए सर। देखिए, जब पहले जब 370 और 35A और डिलिमिटेशन या बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन का जब डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया, 5 अगस्त 2019 को जब वो डिसीजन लागू हुआ, पार्लियामेंट्री जो एक तरतीब है डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, प्रेसिडेंट जी ने उसको जब सैंक्शन किया, जी सर, तो उसके बाद में एज सिक्योरिटी फोर्सेस और टीम सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें शामिल है आर्मी, BSF, CRPF, JKP, SOG, इंटेलिजेंसी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम सब ने मिलकर के जो एक तरतीब बनाई, उसमें सबसे बड़ी 2 बातें थी। एक तो ये था कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर इतनी अच्छे से कायम होना चाहिए कि कोई तोड़फोड़ ना हो, कोई जैसे आपने बोला आग लग जाएगी और म्यूटनी हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये 2 चीज़ हमने अपना एम, जैसे फौज में बोलते हैं ना, हमारा जो मछली की आंख थी अर्जुन के तीर के लिए, ये 2 चीज़ थी कि एक, सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होने देनी, और दूसरा, कोई भी मार तोड़फोड़ या आगजनी या पत्थरबाजी, ये चीज़ नहीं होने देनी। और ये हमने किया। ये इसलिए हो सका कि सिनर्जी जो थी सिक्योरिटी फोर्सेस में, इंटेलिजेंसीज में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो जो टाइम था, उस टाइम पे, जैसे आपने बोला, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, और पाकिस्तान भी यही चाहता था कि शायद आग लग जाए कश्मीर में, लेकिन वो 3-4 महीने 5 अगस्त के बाद में शायद कश्मीर के 30 साल की टेररिज्म की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पीसफुल या शांतिमय 3 महीने निकले थे। और उसका पूरा का पूरा श्रेय सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसीज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल, कोई क्रेडिट लेने की चिंता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और एक भी सिविलियन डेथ सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलेट से नहीं हुई 5 अगस्त के बाद में। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ही नहीं, आला ऑफिसर्स ही नहीं, आला जो हमारे लीडर हैं वही नहीं, कॉमन कश्मीरी जब उससे बात करते थे तो वो भी यही कहता था कि साहब हमने तो सोचा था पता नहीं क्या हो जाएगा, और आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। सो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होने दी। सो दिस वाज द वन बिग टेक अवे फ्रॉम 5 अगस्त के और बाद के जो अपना टाइम हुआ। एंड व्हाट वाज द सेकंड सर, वो जो मदर्स के लिए आपने वो, हाँ, देखिए, मदर्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से मैं कश्मीर में रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और कश्मीरी सोसाइटी की, नॉट ओनली कश्मीर, किसी भी सोसाइटी में माँ का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है घर में। घर के अंदर खाना क्या बनेगा, से बच्चा कपड़ा क्या पहनेगा, से कौन से स्कूल में जाएगा, रिक्शा में जाएगा, टोंगा में जाएगा, या इसको साइकिल लेके देनी है, नहीं साइकिल लेके देनी, बच्चा कब खेलने जाएगा, कब खेल के वापस आएगा, कब पढ़ाई करेगा, कब सोएगा, कब उठेगा, ये सब चीज़ जो है घर के अंदर या सोसाइटी के अंदर माँ तय करती है। और मुझे मालूम है कि कश्मीरी सोसाइटी में माँ का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे कैप्टन था या बाद में मेजर था, तो जब भी कोई कश्मीरी टेररिस्ट जो मारा जाता था, तो उसकी जेब से हमेशा माँ के लिए एक चिट्ठी मिलती थी। जहाँ जो चिट्ठी माँ ने उसको भेजी होती थी किसी के हाथ, जहाँ उसने लिख के रखी होती थी, अभी वो वापस कर नहीं सका। तो ये चीज़ें मेरे को बड़ी यंग एज में पता लगा कि कश्मीर सोसाइटी जो है वो माँ का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए जब मैं कोर कमांडर बना, मेरी फर्स्ट जो प्रेस इंटरव्यू या फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो जहाँ फर्स्ट प्रेस के साथ में इंटरेक्शन थी सर, उसमें मैंने बोला था कि मदर्स को रिक्वेस्ट किया था कि अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों को टेररिज्म की तरफ मत आने दीजिए। और उसी दिन, पहले ही दिन, मैंने अपने स्टाफ को बोला कि मेरे को डाटा चाहिए पिछले 1.5 साल का, 2 साल का। वो डाटा निकाला गया जिसके बारे में आपने बात की, तो वो डाटा मेरे को आज भी याद है, क्योंकि मेरे दिल में है वो बात। जो कश्मीरी लड़के बच्चे टेररिज्म ज्वाइन करते हैं, उनकी जिस दिन उन्होंने ज्वाइन करते हैं उसके 10 दिन के अंदर
7%, यानी कि अगर 100 लड़के ने ज्वाइन किया तो 7 लड़के पहले 10 दिन में फौज की गोली से मारे जाते हैं। और 9%, इंक्लूडिंग दैट 7%, 9% पहले 1 महीने में, 17% 3 महीने में, 36% 6 महीने में, और 63% 1 साल के अंदर अंदर मारे जाते हैं। यानी कि 2/3 जो बच्चे टेररिस्ट बनते हैं वो पहले 1 साल में मारे जाते हैं। यानी कि अगर 3 बच्चों ने टेररिज्म ज्वाइन किया है तो 2 उनमें से हो सकता है पहले 7 दिन में मर जाए, या पहले 1 साल में। और इसी के बाद में फिर हमने एक और डाटा तैयार किया कि जो टेररिस्ट है उसकी बैकग्राउंड क्या है। जब हमने चेक किया तो जो भी लड़के टेररिस्ट बने हैं उनमें से 83% किसी ना किसी टाइम पे नॉन स्टोन पेल्टर थे। यानी कि जो आज बच्चा 500 रुपए के लिए माँ बाप उसको भेज देते हैं जाके पत्थर फेंक, 83% चांस है कि वो कल टेररिस्ट बनेगा और वो किसी ना किसी गोली का शिकार होकर मारा जाएगा। तो फिर मैंने इस बात को पूरा एनालिसिस करके मैंने माताओं से ये अपील की थी कि आप अपने बच्चे को पहले तो पत्थर फेंकने मत जाने दीजिए, क्योंकि पत्थर फेंकना पहला स्टेप है, पहली पीढ़ी है टेररिस्ट बनने के लिए। और टेररिस्ट बनते ही 10 दिन से लेकर 1 साल के अंदर अंदर पूरा चांस है कि वो मारा जाएगा। तो अपने बच्चों को समझाइए। और इसी के तहत हमने एक वहाँ पे ऑपरेशन माँ शुरू किया था जी। उसमें पर्सनली हम लोग जाके मदर से, फादर से, रिश्तेदारों से, या ओपिनियन मेकर से, या सरपंचों से, या बड़े बूढ़े जिनकी बात मानते हैं, किसी भी फैमिली का बच्चा अगर उसने टेररिज्म ज्वाइन किया है तो उनको हम अप्रोच करते थे ऑपरेशन माँ के तहत पर्सनली। और ये भी उनको भरोसा देते थे कि लड़के की आइडेंटिटी नहीं पता लगेगी, उसके खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई नहीं होगी, कोई केस नहीं होगा जी। उसके तहत हमने उस 1 साल में 50 से ऊपर बच्चे वापस आए। मैं सरेंडर नहीं बोलता हूँ, मैं रिटर्न बोलता हूँ हमेशा जी, क्योंकि सरेंडर के साथ में एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 50 से ज़्यादा बच्चे वापस आ गए अपने घर में, अपनी मदर के पास आ गए, अपनी मदर के पास आ गए ऑपरेशन माँ के तहत। और इसमें पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस, पूरी इंटेलिजेंसेस ने बहुत तरतीब और बहुत कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी के साथ में काम किया। मेरा आखिरी सवाल सर आपको, अब क्या सर? यू हंग अप योर यूनिफॉर्म, हमने ट्वीट भी देखा सर, आपके वो बूट्स टंगे हुए थे, हैंगिंग अप योर बूट्स, एंड एक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त है, वो आपने दिखाया था सर, ही इज़ अ जॉली गुड फेलो। तो उसमें भी आपका नीचे कमेंट था, कुछ आपने उसमें कमेंट लिखा था, इज इट समथिंग लाइक दैट सर, विच वाज वेरी फनी सर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या सर, आप चाहेंगे अपनी बायोग्राफी लिखना, बिकॉज पीपल वुड लाइक टू नो सर, यू बीन इन द मीडिया, यू बीन अ मीडिया फेस ऑफ और द आर्मीज फेस इन कश्मीर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और देयर हैव बीन many co-commanders sir, known for various things sir, but जो 2-4 आपने बात बोली हैं, those things have resonated, जो आम सड़क पे चलता बंदा है ना सर, उसको बात समझ में आ गई, he understood, and I think that is a skill sir, वो that everybody does not have that kind of skill sir, that I can communicate my, जो हमारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में फौज में नहीं करते सर, I've explained in the language you understand sir, वो that skill sir, हम लोग भूल जाते हैं फौज की सिखलाई कभी-कभी, बट दैट इज इट्स इन द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड, तो वो आपने समझाया। तो व्हाट नेक्स्ट सर, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मीडिया? देखिए अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं, रिटायरमेंट हुए या सुपरएनुएशन हुए। यस, आगे देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस, काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी प्रपोजल्स हैं। ऑटोबायोग्राफी यस जी, बट उसमें भी मैं एक ये कहूँगा कि मैं कोर कमांडर रह चुका हूँ, पुलवामा के दौरान, बालाकोट के दौरान, उसके बाद में 370 के दौरान, और DGDIA रह चुका हूँ सर। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे मालूम है, जो मैं कभी भी बाहर नहीं आएंगी, वो मेरे साथ ही जाएंगी सर। सो ऑटोबायोग्राफी अगर जब भी कभी मौका लगता है, जो लिखता हूँ, जहाँ लिखेंगे, तो ये सब चीज़ें उसमें नहीं आएंगी। जो स्टेट के सीक्रेट्स हैं, दोज विल नॉट बी टोल्ड। बाकी जो नॉर्मल बातें हैं, जो जिससे कि कैसे हम काम करते हैं, कैसे मोटिवेशन हो सकती है, कैसे बच्चे भटकने से बच सकते हैं, या कैसे कश्मीर के लिए आगे फ्यूचर में अच्छी बातचीत हो सके, फॉर दैट मैटर, तो वो सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और ऑटोबायोग्राफी यस डेफिनेटली। एंड सो व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स सर? मैं आपसे पूछने लगा था, फिर मैं मेरे दिमाग से बात निकल गई, व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स सर? डू यू थिंक दैट यू विल जॉइन पॉलिटिक्स? आपकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है सर, बाय द वे, जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ओके, एक सुनील दत्त साहब की बहुत मशहूर फिल्म थी, मुझे जीने दो जी, अच्छा अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। जी तो सर, उस फिल्म का मैं थोड़ा मुस्कुराया था
जी इससे पहले जब आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे तो अंदर से हंसी आ गई। जी तो उस फिल्म का एक डायलॉग था जी सुनील दत्त साहब का ही, जी कि समझा तो रहा हूँ, अब भी ना समझो तो मेरा क्या कसूर। अच्छा सो आई लीव इट एट दैट। सर थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस सर थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा सर एंड मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज सर यू गिवन चाणक्य फोरम द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पहला आपने मौका हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमने बातचीत करी जनरल केजीएस ढिल्लन से जो कि फॉर्मर जीओसी 15 कोर और ही हेडेड डीआईए ऑल्सो अभी रिटायर हुए हैं सर 31 जनवरी को सर से बात हुई उनके बचपन की पंजाब में किस तरीके से पले बड़े एनडीए ज्वाइन करा 4 राजरिफ फिर कहाँ कहाँ कश्मीर वैली में उन्होंने सेवाएं दी देश को और फिर किस तरीके से 15 कोर जब वो कोर कमांडर थे जीओसी 15 कोर थे तब वहां पे क्या क्या हुआ तो आप सबकी तरफ से हमारे तमाम जो लाखों दर्शक हैं उनकी तरफ से और चाणक्य फोरम की टीम की तरफ से सर थैंक यू फॉर योर सर्विस सर थैंक यू एंड इट्स बीन अ ट्रेमेंडस ऑनर एंड प्रिविलेज स्पीकिंग विद यू सर थैंक यू गौरव। जय हिंद सर थैंक्स अ लॉट। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू।